Hello everyone, I am Sonali Singh. Shruti Chaturvedi, welcome to the show. At the age of 22, आपने मतलब कैसे डिसाइड किया कि मुझे स्टार्टअप करना है? At the age of 22 हम लोग अपना परफी एडजस्ट कर रहे थे. How did you decide? There is no better way to know Bharat than do elections. So there are people who want कि मैं आज पॉलिटिक्स में खड़ी हूँ. हमको लगता है कि मेरे 50,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ऐसी टिकट मिल जानी चाहिए. It does not work that way. You will miserably lose an election. श्रुति ने 4 धाम भी कर चुके हैं, 12 ज्योतिर्लिंग भी कर चुके हैं. 28 में ये बकेट लिस्ट बनाया था कि 30 की होंगी, उससे पहले मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ ये करना है. My parents have not traveled a lot. I barely stay at home and my parents have barely traveled. हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली सिंह एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट. आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं. शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर. उन्होंने 22 के एज में अपना पहला वेंचर स्टार्ट किया था विच इज़ कॉल्ड चाय पानी. इट इज़ अ मीडिया एजेंसी जहाँ पे वो सोशली इम्पैक्ट स्टोरीज को शेयर करते हैं. एंड देन लास्ट ईयर उन्होंने अपना नया वेंचर स्टार्ट किया था जिसका नाम है इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट. उसके अंदर वो गाँव में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाते हैं ताकि उन्हें शहरों में रीलोकेट ना होना पड़े और गांव में ही वो अपने घर के आसपास काम कर सकें. 1200 लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिलाया है, इंक्लूडिंग 400 women. श्रुति चतुर्वेदी, वेलकम टू द शो. Thank you so much. एंड एट द एज ऑफ 22 आपने मतलब कैसे डिसाइड किया कि मुझे स्टार्टअप करना है? एट द एज ऑफ 22 हम लोग अपना परफी एडजस्ट कर रहे थे. हाउ डिड यू डिसाइड? So I started working very early. मतलब I'm an engineering dropout. और जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ा तो तब पता नहीं था कि करना क्या है. तो जब घर पे गई और मैंने बोला कल से कॉलेज तो नहीं जाऊंगी मैं. तो मैंने बोला कुछ और पढ़ा लो मुझे, मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ने वाली हूँ. ओके, तो मतलब तब से ये जिद थी आपके अंदर? हाँ, बिल्कुल. मतलब बहुत सोच समझ के ये जिद किया था. मतलब बहुत ड्रामा भी हुआ था. उसके बाद फिर पापा ने पूछा कि क्या करना है, तो मैंने बोला कि मतलब कौन सी ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है एंड कोई भी पढ़ सकता है. तो मतलब बीए करूंगी मैं साइकोलॉजी में, क्योंकि साइकोलॉजी फिर कहीं भी काम आ जाती है ना फ्यूचर में. आपको हर चीज में हर जगह पे काम आती है. तो मेरे पापा ने तब बोला था, माय फादर इज एन एचआर, तो उन्होंने तब बोला था कि हम 10,000 की सैलरी देते हैं बीए वालों को. तो मैंने सोचा यार ये 10,000 में तो मेरा खर्चा नहीं निकलेगा, मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ. तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्टिंग फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज आई स्टार्टेड वर्किंग. और तब भी मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है. तो मैंने खुद के लिए एक पूरा एक्सटॉस्टिव 2 साल का प्लान बनाया कि मैं 2-2 महीने हर जगह इंटर्नशिप करूंगी. तो मैंने मार्केटिंग किया है, मैंने अकाउंटिंग किया है, फाइनेंस किया है, एंड देन यू लैंडेड इन मीडिया. या करते करते आई केम इनटू मीडिया. एंड जब मैं मीडिया कंपनी में गई तो मैंने वहाँ पे भी इंटर्नशिप पोजीशन के लिए मैंने अप्लाई किया था. एंड इट वाज अ न्यू चैनल दैट वाज स्टार्टिंग अप. एंड दे सेड कि आप जाते वक्त मैं जा रही थी, उन्होंने बोला आप स्क्रीन टेस्ट भी दे दो. तो मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया एंड 3 days later I got a call that you are like one of the first 7 news anchors. And I was 19-20 at that time. So I started working like a full-time job since then. तो मैं काम कर ही रही थी, तो इतना फिर मैंने मीडिया अंदर से देख लिया, मैंने प्रोडक्शन समझ लिया, मैंने मार्केटिंग समझ लिया, एड समझ लिया, मुझे सब कुछ समझ आ गया हाउ अ प्रॉपर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स. सो इट वाज जस्ट ऑब्वियस दैट बाय द टाइम मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो मुझे फिर एमबीए करने भेज रहे थे. तो मैंने एमबीए में मेरा कैट में स्कोर वगैरह भी अच्छा खासा आ गया था. तो I still wanted to give it one shot on my own to do media the way I want to do it. Like क्योंकि मैं ये सारे segments लेकर जाती थी जब अपने मीडिया चैनल में थी, और वो एड्स टीम रिजेक्ट कर देती थी क्योंकि टीआरपी नहीं मिलता इन सब स्टोरीज को. सो आई थॉट ओके, लोगों को मसाला चाहिए. हाँ, वो मसाला चाहिए. दे आर वेरी राइट इन देयर प्लेस बिकॉज वी एज एन ऑडियंस लव दैट मसाला. तो मैंने सोचा कि चलो, बिकॉज डिजिटल इज अ वेरी फ्री मीडियम एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर पिकिंग अप दीस काइंड ऑफ स्टोरीज जो सोशल इम्पैक्ट में है, जो इंस्पायरिंग लोगों की स्टोरीज है, जो अच्छा काम कर रहे हैं. तो मैंने सोचा आई स्टार्ट पुटिंग इट ऑन अ ब्लॉग. And within like 3 months we had about 25,000 subscribers. Wow. So that was explosive. Like I didn't 8 years back. Yeah, and this is with zero expense. It's just me and a friend of mine, Himika, जिसके पास एक DSLR कैमरा था नया, और मेरी एक्टिवा हुआ करती थी. हम उस पे जाते थे, स्टोरीज करते थे और वो बस डाल देते थे. So I wanted to give it one last shot, and that's how Chai Pani started. Wow, great. And just because you are an entrepreneur, I want to ask you कि आपको ऐसा लगता है कि nowadays women मासी रोल्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं या दे आर मूविंग टूवर्ड्स इट, लाइक पॉलिटिक्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, या यू नो दीज काइंड ऑफ रोल? डू यू थिंक देयर इज अ शिफ्ट और वी आर स्टिल देयर ओनली? आई थिंक इंडिया में आप देखोगे तो हिस्टोरिकली वुमेन हैव ऑलवेज टेकन अप मासी रोल्स. मतलब आप माइथोलॉजिकली देख लो या हिस्टोरिकली देख लो, आप देखोगे तो महाभारत में भी आप देखोगे दैट द्रौपदी इज नॉट जस्ट अ वाइफ हु इज सर्विंग हर हस्बैंड. शी इज अ वेरी एक्टिव, स्ट्रैटेजिक
player in the whole story. There's this interesting part where सत्यभामा जो कृष्ण भगवान की एक महारानी है, वज्रानी है, और वो और द्रौपदी के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो सत्यभामा उनको पूछती है कि मतलब आप ऐसा कौन सा व्रत करते हो, तब करते हो, मंत्र करते हो कि आपके सारे हस्बैंड सिर्फ आपको ही हमेशा देख रहे होते हैं, हमेशा आपके ओपिनियन का वेट कर रहे होते हैं, आपके कहे बिना कोई भी चीज नहीं होती है, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दैट. तो द्रौपदी उनको बोलती है कि मैं कोई मंत्र तप ये सब नहीं करती हूँ. वन इज आई एम ब्यूटिफुली डूइंग माई ड्यूटीज, एंड सेकेंड इज ऑल द फाइनेंस इज कंट्रोल्ड बाय मी. So द्रौपदी controls all the finance and all the human resource कि कितना दान किया जा रहा है, कितने लोगों का हवन हो रहा है, कितने लोगों उनकी अपनी आइडेंटिटी थी जा रहा है. yeah. So she was a very active participant in the entire जो इंद्रप्रस्थ का ruling होता था. She was a very very active player in that. She was just not the wife. She was not just a wife. और अगर आप जैसे business की भी बात करोगे तो इंडिया एक में जो भी मिड मार्केट बिजनेसेस हैं, about 36% if I'm not wrong is the number of senior leadership positions that are taken by women. और global average is 32%. So India में और and I think by time ये चीज बढ़ता भी जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता हुआ जा रहा है, just that हमें अब और ज्यादा लीडरशिप पोजीशंस में जाने की जरूरत है. Because now even women have the mentality कि नहीं, मेरे को अपना एक independent image चाहिए. Exactly. And which is very important also. इंदिरा नूई ने हम assertive बन रही हैं. Yes, women are becoming more assertive. They are not very ashamed of putting themselves out there. Because पहले ना हम 50 चीजें सोचते थे कि कोई क्या बोलेगा, ये होगा वो होगा. Thankfully the world is changing. Actually अब लोग ये सोचते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे. मतलब अब हमें करना जरूरी हो गया है. It is important to be an equal now. So, yeah. So I don't know you know it or not, but हमारे बीच में एक common factor है, and that is आप भी यूपी से आते हो और हम भी यूपी से आते हैं. और जब मैंने आपको पूछा कि आप आओगे पॉडकास्ट पे और आपने इमीडिएटली हाँ बोल दिया, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड मुझे एक चीज़ ये जानना है कि यूपी में हमारी अपब्रिंगिंग बहुत अलग है. यहाँ तक कि सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, हर चीज हम लोग हम बोलते हैं. तो पहले ही क्वेश्चन तो ये यूपी और बिहार के साथ बहुत चलता है कि ये हम में ही बात करते हैं. हम चावल नहीं भात बोलते हैं. ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं. तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का मेन डिफरेंस है? मतलब जब दिल्ली आओ तो मुझे तो सबसे ज्यादा कल्चरली लगता है यहाँ पे पेरेंट्स ज्यादा ओपन है, हमें हर छोटी बड़ी चीज के लिए पूछना पड़ता था. तो ये चीज आपने फेस किया होगा, स्पेशली जब आप ऐसा करियर अडॉप्ट कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप. तो आपका पेरेंट्स का क्या टेक था? मतलब उन्होंने बोल दिया था कर लो, या? देखो मैं वैसे ना मथुरा से हूँ, यूपी से, बट आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात. Very strong UP influence in our house definitely because both my parents are from Mathura. Our families are still in Mathura. मैं अभी वहाँ से ही आ रही हूँ पॉडकास्ट के लिए. मैं ना बचपन से थोड़ी मतलब हूँ, मैं ना साइकोलॉजी समझ गई मेरे माँ बाप की कि अगर उनसे पूछोगे तो वो हाँ ना का ऑप्शन होता है ना, मैं कर देती हूँ, फिर उनको बताती हूँ कि भाई मैंने कर दिया है. तो कुछ भी करना है ना, सेम मेरा ये पॉडकास्ट हो जाएगा तो उन्हें पता लगेगा. उन्हें पता, हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं कि मतलब अगले दिन उनको पेपर में पता चला है कि ऐसा कोई कांड करके आ गई है. कांड नहीं होगा वो, मैं कांड ही करके आती थी. तो मैं, और वो पेपर पे आता था, फ्रंट पेज पे आता था, वैसे कांड किए हुए मैंने. इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया. You should do a podcast with my parents at some point. नहीं, but definitely ऐसे बहुत सारे challenges तो है. मतलब I come from UP. सरकारी नौकरी ही करनी चाहिए. हाँ, मतलब वो मेरे घर पर एक चीज हुआ है कि मतलब I think my parents have changed themselves a lot. And like today, like आप मुझे बोलोगे कोई एक शहर, ऐसा कोई भी एक शहर नहीं है जहाँ पे मैं, आप पत्थर मारो और मेरे पास एक वहाँ पे घर है. मतलब I will have a home to go anywhere in this entire country. Wow. Any district. That is because of your parents or because no, that is because of the freedom that they have given me. That I can travel, and I don't know many women in my family who have traveled so much, who have the freedom to do that so much. And it's taken my parents also time. जब मैं नई पहली बार अहमदाबाद छोड़कर निकली थी, मैं अहमदाबाद से निकली थी, सबसे पहले मैं गुड़गांव आई थी, and I lived here for 2 years, and then I lived in Bombay for 3 years, and then I moved to Goa. Okay. And all of these things, it was very important for me to leave my house. मतलब मुझे पता था कि मतलब आप घर नहीं छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, रह जाते हो. तो तब मैंने जब डिसाइड किया, और तब भी मैं यहाँ पे आई थी कोई एक इवेंट के लिए, और मेरी एक दोस्त थी और उसका घर, उसके घर में रेंटेड घर था और उसमें एक रूम खाली हो रहा था. तो मैंने उससे हाँ बोल दिया. मैंने कॉल कर दिया मेरे मम्मी पापा को कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ, आप मेरा सामान भिजवा दो. And my mother, and then I didn't answer the phone call. मतलब there was no convincing. Okay, just कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ, सामान भिजवा दो. मैं शिफ्ट हो रही हूँ, आप मेरा सामान भिजवा दो. मैंने डिसाइड कर लिया है और मैंने यहाँ पे अपना डिपॉजिट दे दिया है. अच्छा. And फिर उसके बाद थोड़ा इधर उधर का होके, and then
like my mother has come to shift my house everywhere, like she makes it a home. आप घर ले लेते हो ना, तो घर को घर बना, घर मम्मी आके बना के जाती हैं. She will go to all my neighbors. वो हम जब घर की पूजा करते हैं तो वो पूजा का प्रसाद लेके बहाने पड़ोसियों के पास जाती है, उनको बोल के आती है कि मेरी बेटी अकेली रह रही है. धीरे धीरे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. They have adopted so much and they are like a shield. मतलब आज भी वो कल्चरल चीजें सब आती हैं कि आपकी लड़की ये कर रही है, वो कर रही है, इतना बाहर घूम रही है लड़कों के साथ. पहले तो सोशल मीडिया पे लड़कों के साथ फोटोज देखते थे तो मेरे घर वाले उसका ब्लॉक करना पड़ता था. तो नहीं, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया. इट्स अ वेरी पब्लिक प्रोफाइल, जिसको देखना है अगर आपको चढ़ना है तो आप चढ़ो. But I think my parents are like this shield. They don't let any bullshit come to me. Like I don't know how they handle it, but मुझ तक कुछ नहीं आ पाता. And one thing like I've learned from my father is, मतलब उन्होंने ना खुद का भी एक ऑरा ऐसा बना दिया कि कोई भी उनको कुछ बोलने से पहले 50 बार सोचता है. तो वो 50 बार सोचने के बाद अगर वो फिर जो रिस्पॉन्ड करते हैं तो इट नेवर. बट वो तभी आता है जब व्हेन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट थिंग यू आर डूइंग. अगर आपको गलत लगेगी ना तो आपको कोई बोलेगा, अफेक्ट करेगा. बट आपके पेरेंट्स अब उस स्टेज पे आ चुके हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता. But even from like ever since I was a child, like the kind of freedom they've given me, it's unimaginable for most girls in my family. And I think अब जब मैं and यूपी में तो बहुत ही अनकॉमन है. मैं जब भी अब कभी यूपी में जाती हूँ अपने फैमिली वालों से मिलती हूँ, and when they say that we want our daughters to be like you, मैं उनको ये बोलती हूँ, first of all you have to become like my parents. Wow, exactly. Your daughters will not become like me if you do not become like my parents. That's so true. And अब जैसे जैसे ये भी यूपी में बहुत होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही कि 30 की हो गई और शादी नहीं करोगी क्या. तो ये वाले ताने घर वालों से तो आई एम वेरी श्योर डेफिनेटली आते होंगे. बट क्या आपके पेरेंट्स या वो कहते हैं? और मुझे तो ये भी लगता है कि आजकल खैर नॉर्मल है, 30 हो, 31 हो, 32 हो, ये आपका परसेप्शन है कि कब शादी करना है. बट जैसी डेटिंग भी हम लोगों ने देखी है विच इज़ वेरी डिफरेंट. आई थिंक जब हम लोग करते थे वो छोटा सा फोन होता था और उससे मैसेज करते थे कि आई मिस यू, और नीचे लिख भी देते थे कि इस पे रिप्लाई मम्मी का फोन है. तो और डेटिंग एप्स जानते हो? जैसे आई नो ओनली वन, टू यू टेल मी कौन कौन से डेटिंग एप्स हैं? अच्छा, यू नो. मुझे अभी पता चला है Hinge. मुझे अभी पता लगा है. I didn't know Hinge. I know, I'm very aware. Have you ever made profile on these? No, I also don't have. मुझे लगता है ये सारा Gen Zs के लिए ही है, but millennials भी करते ही होंगे. बहुत करते हैं millennials. Like all my, I think a lot of my friends are on dating apps. But do you believe in dating apps? I find it very awkward to put myself like a buffet menu on a catalog कि आप choose करो. I think we reduce ourselves too little when. And I might be wrong, okay, it might even offend some people, but I don't think I would want to become like this left right का choice, because आप जब मुझे left right कर भी रहे हो तो आप क्या देख रहे हो मेरा? मतलब you're just looking at my picture, you're probably looking at where she studied or what she's doing. Other than that, वैसे भी सब अपना best. And at the same time, you always know that मैं भी 50 लोगों को select करके बैठी हूँ, तुम भी 50 लोगों को select करके बैठी हो. मेरे पास honestly bandwidth ही नहीं है, mental bandwidth, कि मैं इतने लोगों से बात भी कर सकूं. और मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो सब बात भी करते हैं, बस लेफ्ट राइट ही करते रहते हैं. हाँ, तो वो आई थिंक हम सिर्फ वैलिडेशन ही सीख कर रहे हैं, और मेरा इंटरनल वैलिडेशन सिस्टम बड़ा सॉलिड है, तो मैं उतना एक्सटर्नल शायद इसलिए बिकॉज़ यू आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, जो वैलिडेशन से आई थिंक दैट हैज अ रोल टू प्ले इन दैट फॉर श्योर. तो एंड एट दिस एज आई वांट टू टेल एवरीबॉडी कि श्रुति ने जो है 4 धाम भी कर चुके हैं और 12 ज्योतिर्लिंग भी कर चुके हैं. मतलब जो लोग 50-60 साल में करते हैं वो आप अभी कर चुके हो. So it was like a bucket list for me at 28. वाओ, लोगों की बकेट लिस्ट होती है. हाँ, मतलब मेरा 28 पे ये बकेट लिस्ट बनाया था कि 30 की होंगी उससे पहले मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ ये करना है, बिकॉज माई पेरेंट्स हैव नॉट ट्रैवल्ड अ लॉट एंड आई ट्रैवल, आई बेयरली स्टे एट होम एंड माई पेरेंट्स हैव बेयरली ट्रैवल्ड. तो मेरा पहले पैसे नहीं होते थे घूमने के, अब जब पैसे हैं तो अब शरीर नहीं चल रहा है आपका धीरे धीरे. तो एंड इवेंचुअली इट्स ओनली डिटोरिएटिंग, राइट. सो मेरा ये था कि मैं 30 की हो जाऊंगी उसके पहले कराना है, क्योंकि बाय देन दे विल बी 56-57. तो तब तक उनका शरीर अच्छे से चल रहा होगा, तो उनके भी 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे, 4 धाम हो जाएंगे. एंड मेरा तो बहुत फैसिनेशन ही था, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया घूमने के लिए, अगर आपको इंडिया देखना है, समझना है, तो ये 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ, which is something that I've taken up now. That I will finish it in the next 2 or 3 years. I will finish all my 51 शक्तिपीठ. अगर आपने ये कर लिया तो आपने लेंथ एंड ब्रेथ पूरा इंडिया कवर कर लिया. पूरा इंडिया, आपका पूरा कल्चरल इमोशन हो गया है.
and I just don't do the temples. I also like meet people around it. I meet Yeah. in the people in the cities. I try to understand the culture. Hmm. तो जितना हम जाते हैं उतना हम आप भारत को समझ पाते हो उतना. Alright, कोई ऐसी स्टोरी या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहोगे ये पूरे 4 धाम यात्रा या ज्योतिर्लिंग से? मैंने अभी 3 किए हैं ज्योतिर्लिंग, मतलब वाराणसी भी खैर मैंने बहुत पहले किया था, बनारस तो मुझे लगता है कि वो मुझे उसको मैं उतना मतलब तब उतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं पता थी. Yes. महाकाल और ओमकारेश्वर मैंने जल्दी में किया, तो आई फील वेरी कनेक्टेड. बाकी मतलब मेरा तो बहुत इच्छा है इन द कमिंग ईयर, मुझे पता है कि मैं 2 You will do it. या डेफिनेटली. तो आप बताओ आपका मतलब My कोई experiences स्टोरी have been- या Mahakal is somewhere that I keep going to. So Mahakal is a place जहाँ मैं हर 3 महीने में I have a quarterly commitment with Mahakal that every 3 months I'll be there. नाइस. So no matter whichever Jyotirling we are doing, whichever whatever we are doing, मतलब मैं अभी यहाँ पे आने से 1 हफ्ते पहले हाँ. महाकाल होकर आई हूँ. तो वो मेरा connection and there is nothing that you can explain, right? Like Yeah. महाकाल में जो भस्म आरती होती है, Hmm. and I've said this so many times that I will trade anything in the world for that. कि मतलब Wow. आप मुझसे सब ले लो और मुझे बोलो कि भस्म आरती अटेंड करना मिलेगा, I'll pick that up. तो सबसे अच्छी मेरी लर्निंग ये है, जैसे मैं भस्म आरती अगर आपने देखी है महाकाल में जाके, तो इतना मेहनत से मतलब इट्स ऑलमोस्ट 2.5 hour प्रोसेस, राइट, जिसमें आप पूरा श्रृंगार करते हैं. एंड वो करने के बाद आरती होती है. आरती के 2 से 5 मिनट के अंदर आप पूरा श्रृंगार खत्म कर देते हैं. एंड यू एज अ ऑडियंस ऑल्सो बिकम सो इन्वेस्टेड इन द होल प्रोसेस कि मतलब अभी आंख लग रही है, अब ये लग रहा है, वो लग रहा है. एंड इट इज सच अ लर्निंग फॉर मी कि मतलब सब कुछ तो खत्म हो जाएगा. एवरीथिंग इज और टेम्पररी. वही शायद हमको सिखाना भी चाह रहे हो, ना भी चाह रहे हो, तो ये मेरा परसेप्शन है that no matter how, don't get attached too much to everything. Everything is going to go away, everything is going to be destroyed eventually. Yeah. But enjoy the process. तो वो जो 2-2.5 घंटे होते हैं महाकाल के, जब श्रृंगार हो रहा होता है, जब आरती हो रही होती है, जब भस्म आरती हो रही होती है, कुछ नहीं चलता ना दिमाग में, कुछ होता ही नहीं है दिमाग में, and it's nothingness that I enjoy. तो एब्सोल्युटली. और जो वो नगाड़े बजाते हैं आरती के टाइम, it's insane. और जो That पूरा experience is insane. Anybody who's attended भस्म आरती will say आप अपने आप ही खो जाओगे वहाँ पे. nothing beats that. और महाशिवरात्रि भी आ रही है, तो फास्ट तो आप करते ही होगे महाशिवरात्रि. कुछ ऐसा होता है जैसे पर्टिकुलरली, अब तो कुछ जो गुरुज हैं वो लोग स्पेशली क्रिएट करते हैं ये इवनिंग, बट ऐसा कुछ है जो महाशिवरात्रि पे हमें करना चाहिए या सबका पर्सनल तरीका होता है. मतलब मैंने 4 साल पहले ही शिवरात्रि का फास्ट वगैरह भी शुरू किया था. सो एवरी शिवरात्रि 3 days ऑफ 1 day बिफोर शिवरात्रि, ऑन द नाइट ऑफ शिवरात्रि, एंड आफ्टर 1 day आफ्टर शिवरात्रि आई एम completely off the grid, like no social media, no phone. My phone is switched off, everything is switched off, no work, nothing at all. I do nothing, basically 3 days of nothing, and it only happens once in a year. So you go somewhere और आप अपने घर पे होती हूँ, कहीं चली जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, मतलब I am just not reachable, like even to my house help and everyone, like like that. सबको बोल दिया होता है कि कोई आना ही नहीं है, तो खाना नहीं खा रहे हो तो आपको खाना नहीं बनाना है. Okay, तो क्या खाते हो आप उस टाइम? मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ पानी पीती हूँ. 3 days on water? On water, yes. But that is something I built over time, because मैं हर Monday 36 hours का फास्ट करती हूँ, तो वो 36 करके मैं 72 तक पहुँच पाती हूँ. 3 days absolutely water? Absolutely water. Oh my God. So I do that on Shivratri, and I think that's my way of observing Shivratri. मतलब हर साल में और हर रिलीजन में ऐसे अलग कुछ दिन होते हैं लोगों के लिए जहाँ वो बोलते हैं that practice abstinence. There is very interesting stories also of महाशिवरात्रि, right? So हर महीने शिवरात्रि होती है, but एक ही महाशिवरात्रि होती है. तो आपको I don't know if you know the stories behind महाशिवरात्रि. So one story is that शिवजी एंड पार्वती जी की शादी हुई थी. और इसका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मीनिंग है कि आप शिवजी जो है he denounces the worldly pleasures, right? Like he is okay, ये भी एक मीनिंग है. हाँ, so शिवजी tells you like leave everything, like धीरे-धीरे एक तरफ वो शादी करते हैं, so शादी उनसे जबरदस्ती करवाई विष्णु जी ने. So शिवजी denounces worldly affairs, whereas विष्णु participates in worldly affairs. तो जब शिवजी अपनी तपस्या में चले गए थे, तो तारकासुर वाला पूरा स्टोरी हुआ था that he was trying to destroy the entire universe एक-एक करके. तो सारे देवता और सब लोग मिलकर शिवजी को जगाने के लिए जाते हैं. They need शिवजी to get married so that there is a child, there is an offspring who can kill तारकासुर.
क्योंकि Okay. तारकासुर को ने ये वरदान मांगा था कि जो शिव जी का पहला बच्चा होगा वो ही मुझे मार मार सकता है। तो अब जब वो इतनी तपस्या में चले गए तो बच्चा कहाँ से होगा? तो सब लोगों ने मिलकर और बहुत सारी चीजें की और पार्वती जी ने इतना तप किया, पार्वती जी को भी उस डायरेक्शन में मोटिवेट किया गया। तो ये सब होने के बाद में विष्णु जी ने उनको फोर्स किया कि यू हैव टू गेट मैरिड. So this is one person who denounces worldly pleasure. The second person participates in worldly pleasure. They make sure that शिवजी एक हर्मिट से हाउस होल्डर बन जाते हैं. तो पार्वती जी से शादी होती है उनकी और फिर मतलब वेजिटेशन होता है. शक्ति से आपकी शादी हो रही है ना, दैट्स एनर्जी. तो देयर इज वेजिटेशन, देयर इज रिप्रोडक्शन, देयर इज ग्रोथ एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. तो इसको अगर आप देखोगे तो ये कब आता है? आपके 13वें रात को आता है और फागुन का महीना. तो इस दिन से हम बोलते हैं कि ठंडी खत्म हो रही है, सर्दियां खत्म हो रही है, स्प्रिंग इज स्टार्टिंग. और इसके बाद का नेक्स्ट फेस्टिवल विल बी होली. तो होली इज बेसिकली सेलिब्रेटिंग जॉय एंड फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चर, right? So there is such a deep meaning to this as well of Shivratri, why we celebrated on this day. कि आज से स्प्रिंग शुरू हो रहा है, so you are resetting your whole system. So this is also the reason why you fast, that you are resetting your entire system. और आप सिर्फ खाने का फास्ट नहीं करते हो, आप बुरा सोचते भी नहीं हो. You don't have thoughts about, you don't have sexual thoughts as well. You don't have desires, you don't have anger towards anybody. तो आप ये सारी चीजें भी हमें एक दिन में या 2 दिन में आप जब करते हो तो प्रैक्टिस करनी चाहिए. अब जो पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज होती है शिवरात्रि की, सो बेसिकली द आइडिया इज टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. एंड आई डोंट थिंक देयर इज अ साइंटिफिक एविडेंस ऑफ व्हाई टू कीप दैट स्पाइन स्ट्रेट, बिकॉज शायद किसी ने उसके बारे में उतना पढ़ा. आई थिंक इट इज समथिंग रिलेटेड टू चक्रास, क्योंकि हमारे चक्रास वही हैं. तो जितना मैंने पढ़ा है वो इसीलिए होता है कि वो एक्टिव, और प्लैनेट्स से आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं. दैट इज व्हाई यू शुड कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. बिकॉज अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, लेट्स से आप मेडिटेट भी नहीं कर रहे हो या चक्रास को उठाने की, या स्ट्रेट, बिकॉज द प्लैनेट्स आर इन दैट डायरेक्शन कि आपको ऑलरेडी कुछ पावर्स मिलते हैं, ऐसा बोलते हैं. But these are still beliefs. Which I would love to believe. I know that there will be people who will be like, oh, this is pseudoscience and things like that. Just because we don't know enough is in the reason कि हम बोले कि नहीं, गलत है. तो वैसे भी स्पिरिचुअलिटी में पार्टीज वगैरह होते हैं कि आप वो भजन वगैरह सब कर रहे होते हैं. But ideally, I mean, given a choice, I will only be alone. I mean, for 3 nights, I don't want anybody. I don't talk to anybody, nothing at all. और अगर कोई सिंपली स्टार्ट करना चाहते हैं, लेट्स से किसी की पहली महाशिवरात्रि वो करना चाह रहे, कुछ करना चाह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? मतलब नॉट, आपका तो काफी टफ है, मतलब जस्ट ऑन वाटर इज वेरी टफ, बट कुछ कोई स्टार्ट करना है. वैसे यूजुअली कहते हैं शिव जी के व्रत में मिठाई खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए. I don't think it serves the purpose of resetting your system, right? Like the moment your digestive system starts, the whole purpose. So basically देखो, fasting is also very scientific, right? Like the moment आपका 24th hour जब आपका ब्रेक होता है, तो 24th hour से 72nd hour तक का आपका एक ऑटोफैजी करके एक मैकेनिज्म होता है which speeds up. So autophagy is basically your body eating up all the dead cells and the bad cells, क्योंकि बॉडी स्टार्वेशन मोड में जा रहा है. बॉडी को लग रहा है कि मुझे खाना नहीं मिलने वाला, मैं स्टार्व करने वाली हूँ. तो बॉडी क्या करता है, जो अननेसेसरी चीज होती है ना उससे खाना शुरू करता है और आपके नए सेल्स का ग्रोथ, मतलब रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट हो जाता है. सो दैट इज द होल पर्पस व्हाई वी फास्ट. मतलब अगर हम फास्ट में भी ज्यादातर लोग इतना खाते हैं जितना नॉर्मल दिन पे नहीं खाते हैं. तो फास्ट में पूड़ी खा रहे हैं, साबूदाने का वड़ा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, मतलब व्हाट्स द होल पॉइंट? इससे अच्छा तो खा लो ना नॉर्मल खाना ही. तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी अगर फास्ट में खाते हो, it serves the purpose. And I don't think 16 to 20 hours of fast is very difficult to do. Like and it's a great practice of your self control also. कि सब कुछ है मेरे सामने पर मैं नहीं खाऊंगी. I usually my fridge is accessible, my house is accessible, everything is accessible. I won't eat but still you by choice. And that also brings like such a mind shift into your life as well, right? Other parts of it. It's not just your पेट को भूखा रखना इज नॉट द ओनली पॉइंट. मतलब लाइफ में भी इतनी सारी चॉइसेस आती है ना हमारे पास में, हम हर चीज के पीछे भागते रहेंगे, तो वो एब्सिस्टेंस हमको सीखना चाहिए. तो जो भी अगर कोई शुरू कर रहा है, आई मीन इफ फास्टिंग इज नॉट फॉर यू, आई विल एटलीस्ट से कि हाँ, मतलब तुम मीठा खा के आप 2600 कैलोरीज खा रहे हो, इससे अच्छा नॉर्मल खा लो यार, नॉर्मल कंट्रोल्ड. बट इफ यू कैन फास्ट, आई थिंक नथिंग बेटर देन इफ यू कैन एटलीस्ट लाइक नॉट डू ग्रेन्स एंड डेयरी, इट विल बी ग्रेट. इट्स अ गुड. हाँ, मतलब मीठे में भी देयर आर लिमिटेशंस. ऐसा नहीं कि कुछ भी खा सकते हैं, उसमें भी मखाने की खीर खा ली या, हाँ, मतलब एज पर माय नॉलेज, इट डजंट सर्व द पर्पस. इट्स जस्ट मैम्बो जैम्बो दैट पीपल क्रिएटेड, आई गेस. इसका कोई पर्पस नहीं है. जब आप मखाने की खीर खा रहे हो, डू यू इवन नो हाउ मच
calories. It's grains, it's sugar, it is dairy, it is just so much that you're eating. इससे अच्छा नॉर्मल दाल चावल खा लो भाई, मतलब हाँ मतलब it makes no sense to do this otherwise, right? तो हमें ढकोसले थोड़ी ना कर रहे हैं, हमें तो जो करना चाहिए वो कर रहे हैं ना. And there is always, I think our religion, most of the religions have very good scientific backed rituals to it. So there was a reason why you don't eat, क्योंकि आप जब नहीं खाते हो, आपने जब एक पॉइंट आएगा आपको बहुत भूख लगेगी, बहुत भूख लगेगी, and then suddenly the hunger will go, and that's when you will be able to meditate better. So if you are hungry, you are also able to meditate better. You are also able to have a dialogue with yourself as well, कि ये मेरा system reset हो रहा है. Spring is coming, right? You have to prepare your body for the spring. You have to prepare your mind for the spring. Spring is creativity, it's creating new things. भाई उतना डेडिकेशन होगा तो बंदा कर ले जाएगा, वरना सारा दिमाग, एक रात कर लो, एक दिन कर लो, वरना तो आधा दिमाग इसमें अटका रहता है कि भूख लगी है, भूख लगी है. हाँ मतलब अगर आज मुझे अगर कोई पार्टी में बुला रहा है महाशिवरात्रि की, और अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे क्या पहनना है, मुझे कैसा दिखना है, it just defies the whole purpose of Shiva and Shivratri, right? Like I would rather do nothing, like nothingness is the point of Shiva, right? So we should as much as possible, और कुछ ना करना बहुत बड़ा काम, बहुत मुश्किल काम होता है कुछ ना करना. तो स्पेशली मोबाइल, मतलब इट्स अ मसल मेमोरी ना, वैसे खोल के तुरंत इंस्टाग्राम खोलता है हमारे हाथ से, वही नहीं करना बहुत बड़ा काम है. आई थिंक एटलीस्ट स्टार्ट विद सोशल मीडिया डिटॉक्स. एटलीस्ट 2 दिन आप शिवरात्रि अगर करनी है, कुछ मत करो, आप सिर्फ सोशल मीडिया कंज्यूम करना बंद कर दो, न्यूज कंज्यूम करना बंद कर दो. आई थिंक दैट इज अ गुड इनफ फास्ट. फिर आप नॉर्मल दाल चावल जो Okay, so you are saying mental fasting करो rather than, हाँ मतलब whatever is doable for you, but yeah. Okay. मतलब ये नहीं कि आप पूरी रात YouTube ही देख रहे हो, आप पूरी रात यही कर रहे हो, फिर तो क्या कर रहे हो आप? Yeah, definitely. Yeah. So श्रुति, आप इतना क्लोजली इलेक्शंस में काम कर चुके हो, अब मुझे आपने बताया था 30 से ज़्यादा इलेक्शंस में आप क्लोजली काम करते हो, तो व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी? अभी भी लोग कास्टिज्म या रिलीजन के नाम पे वोट कर रहे हैं, या कुछ डायनेमिक्स चेंज हुए हैं? कास्ट के नाम पर ही वोट होता है. ओके. आई थिंक 90% ऑफ द वोटिंग इज स्टिल डन ऑन कास्ट. यू कैन बी द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट एवर, बट अगर उस जगह में आपका कास्ट डायनामिक्स नहीं बैठ रहा है, कि अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट से हो और उस कास्ट के उतने वोटर्स नहीं हैं, या जिनसे आपकी शादी हुई है वो उस कास्ट की है जिससे आपके कास्ट वाले लोग नहीं पसंद करते हैं, there is no way on this planet that you can get a ticket. There is no way. And that is also, and it is nothing wrong with the parties. It is about us as people, as citizens, right? कि हम आज भी कास्ट देखकर ही वोट करते हैं, कि इवेंचुअली हम उनकी क्वालिफिकेशंस नहीं देखते. एंड आई डोंट थिंक दिस इज चेंजिंग इन द नेक्स्ट 20 years. हम क्वालिफिकेशंस नहीं देखकर वोट करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि मेरी कास्ट का है या मेरी कास्ट की है तो मैं इसे वोट करूंगा, या फिर मेरे ही धर्म की बातें हो रही हैं, मेरे ही, वो तो आई थिंक हमेशा से रहा है, और इट्स इन द फैब्रिक ऑफ द कंट्री, व्हिच इज आई मीन मोर और लेस वी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट दिस इज व्हाट इट इज. बट कास्ट इज, मतलब वही है ना कि आपको पहले धर्म पे बांटेंगे, धर्म पे बट गए, और फिर उसके बाद जो बच्चों ने कास्ट पे बांटेंगे, कास्ट पे बट गए, फिर सब कास्ट पे बांटेंगे. तो बिकॉज दैट्स हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स एंड दैट्स हाउ वोटिंग वर्क्स. एंड वोटिंग जेन्युइनली होती है, या जो ये सब बीच में न्यूज आती है ये हो गया? नहीं होती है, जेन्युइनली होती है ना. मतलब I don't know about, I just know about the places that I have worked in, and I also picked up these projects. I used to do it, I don't do it anymore. I also picked it up because there is no better way to know Bharat than do elections, क्योंकि आपको एकदम एक ब्लॉक लेवल की चीजें कैसे काम हो रही हैं, क्या लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं, what are their patterns and trends like. I wanted to understand all of those things, and that's why I started Chai Pani. No, not Chai Pani. I started participating in these elections. Okay. But yeah, I mean, it is how it is, and it's also changing. I think with the new generation, things might change a lot. But again, जो Gen Z as a phenomena है, it's a very urban. I don't think so. They are going to vote. They are going out of their houses to go to give the vote. That is the responsibility of the election commission and the candidates also to make sure that the new generation. So अभी जो 2024 का election, इस साल का जो election है, इसमें there is going to be a majority, or there is going to be a huge number of first time voters who is the Gen Z voter. So जो 2000 के बाद में पैदा हुए हैं, तो उनको आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, उन्हें आप कैसे वोटिंग बूथ तक लेकर आ रहे हो, आप उन्हें कैसे पोलिंग तक लेकर आ रहे हो, that is a challenge. And I think this is something that all the parties should take it up unanimously, all the election commission and all the organizations that work
around it should take it up, because जब तक young लोगों की आवाज नहीं सुनी जाएगी, India is one of the youngest countries, मतलब young people should be going out there and voting and telling this is what we want. So Gen Zs भी caste पे vote कर रहे हैं, या do you think कि उनका कुछ और perception है? Gen Z is also voting on the caste as of now. Right. As of now, yes. So is it? So हम सोच रहे थे, because again like Gen Z again is a very urban phenomena. In rural and peri-urban, Gen Z as such, जो हम बोलते हैं ना कि Gen Z ऐसे बात करते हैं, वो लोग ऐसे नहीं बात करते हैं. नहीं, हाँ, ये सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर वाले लोग ही ऐसे बातें करते हैं. जो Gen Z लिंगो है, ये सारी चीजें जो हैं, जो वो I want to understand that angle only, कि गांव और या रूरल पार्ट में तो ठीक है, कास्टिज्म बहुत चलता है, लेकिन अगर हम थोड़ा इधर के मेट्रो सिटीज की बात करें, तो यहाँ का जेंजी क्या सोच रहा है? यहाँ का जेंजी अब चाहता है, लाइक दे वांट, अभी जेंजी का बहुत बड़ा चैलेंज इज जॉब्स. They don't have employment, they don't have jobs, so they are probably voting for people who can promise them some sort of opportunities. So that is what they are voting for. They are also not voting for a lot of hateful content. And ये तो बहुत सारे researches में भी निकल के आया that a lot of Gen Z is very against the freebie politics that happens. Yeah, I was reading it just day before yesterday, a research that came out that most urban young Indians are against freebies वाला जो politics होता है कि आप हमें वोट दो, हम फ्री में आपको ये देंगे वो देंगे. There is welfare scheme and then there is freebies, and Gen Z is not very pro freebies. But still religion is an angle for sure, and I caste think, as much I would not know, because this will be probably the first election that will notice how the Gen Z votes. अच्छी बात मुझे ये लगती है Gen Zs के साथ कि वो लोग स्टिग्मा को सपोर्ट नहीं करते हैं. पहले क्या होता था ना कि वो ऐसे ही कोई टॉपिक उठा लेते थे और उसी के बेसिस पे वोट मांग लेते थे. बट Gen Zs हैव देयर ओन वॉइस, एटलीस्ट खड़े होते हैं, बोलते हैं, और स्टिग्मा को तो डेफिनेटली नहीं सपोर्ट करते हैं. जैसे कि देयर आर दीज न्यू टर्म्स, बॉडी पॉजिटिविटी. हम लोग के टाइम में बॉडी पॉजिटिविटी कुछ था भी नहीं, बट आज के टाइम में वो इतना ज्यादा प्रमोट हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली लाइन ऑफ थिंकिंग चेंज हुई है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यू जनरेशन कि you know, जो पहले for sure Gen Z is very woke and they are very aware and they are very Instagram first. Instagram and Snapchat first for that matter, and the kind of pages that they follow, the kind of content they are consuming, I think that has a huge role to play in it. And I think तभी जो leaders भी हैं, चाहे कोई भी हो, Instagram पे सब अपनी presence बनाना चाहते हैं because हर एक को जरूरी है. It's very important. Any politician who's not on Instagram and Snapchat right now, Facebook is done. Like it still works in the rural for sure. बहुत जरूरी है Facebook as a platform, but if you're not on Instagram, you are not connecting to the Gen Z. And they have a very different way of talking also. आप नहीं रोज वो रिबन काट रहे हो और वो Instagram पे डाल रहे हो. Nobody is connecting with those things. But I don't think so कि बहुत ज्यादा young leaders निकल के आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है. ठीक है, लीडर्स आर देयर, बट वही पुराने हैं. जैसे कि कुछ लीडर्स के साथ ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कि वो सारी जनरेशन से कनेक्ट हो जा रहे हैं. मैं नाम नहीं लेना चाह रही, बट हाँ ये है कि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं चेंज हुआ है कि अब यंग लीडर्स ज्यादा निकल के आ रहे हो. आ रहे हैं डेफिनेटली, मतलब ग्रास रूट्स पर आ रहे हैं. सो ऑल्सो द पार्टी सिस्टम्स ऐसे हो गए हैं ना कि जो लोग सालों से पार्टी सिस्टम में, दे वांट द अपॉर्चुनिटी. और जब तक जो लोग बहुत सालों से हैं, जब तक वो जगह खाली नहीं करेंगे तब तक दूसरों के लिए जगह होगी नहीं. एंड अनफॉर्चुनेटली इन पॉलिटिक्स एंड इन गवर्नेंस देयर इज नो रिटायरमेंट एज. देयर आर पीपल हु आर 75 and 80 and 85 जिनका कॉग्निटिव स्किल्स शुड बी डाउटफुल एंड दे आर स्टिल खाली करने को तैयार नहीं है. तो यंगस्टर्स को, so also there is this one thing about our generation and the generation coming after us, we lack patience. So there are people who want कि मैं आज पॉलिटिक्स में खड़ी हूँ, हमको लगता है कि मेरे 50,000 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे तो मुझे ऐसी टिकट मिल जानी चाहिए. It does not work that way. You can have like 10 million followers on your social media and you will miserably lose an election. Because elections और social media बहुत अलग चीज, बहुत अलग है. और हमको पेशेंस नहीं है. हमको ये है कि अगर आज मैं पॉलिटिक्स में खड़ी हो रही हूँ तो मुझे कल टिकट मिल जानी चाहिए. It doesn't happen that way. And then टिकट मिलना और इश्यूज जो है, ग्राउंड इश्यूज, उन्हें सॉल्व करना भी बहुत अलग चीज है. और वो ग्राउंड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए. आप वो नायक मूवी की तरह नहीं होता है कि मैं एक दिन में आके मैंने ये बदल दिया वो बदल दिया. That's not how a country works. That's not how systems work. And India at a scale is huge. It's massive. मतलब हमारा यहाँ पे बोलना ये बहुत ठीक है कि नहीं ये कल से चेंज कर देना चाहिए तो इंडिया सुधर जाएगा. There is a reason why it's not happening, and because it's so complicated, there are so many people, there are so many different diverse people. Right. तो हमारे अंदर वो पेशेंस शायद से नहीं है, इसीलिए शायद हो सकता है कि पॉलिटिक्स बहुत
यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है एज अ करियर ऑप्शन, बट अदरवाइज एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स, अगर आप सीधी तरह से पॉलिटिक्स करने जाओगे इट्स नॉट इवन वेरी रिवॉर्डिंग. तो अभी आपने जो पॉइंट उठाया ना कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, एक्चुअली पॉलिटिक्स में वही नहीं. इंस्टा यार आजकल ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपको तुरंत लाइक मिलता है, तुरंत कमेंट मिलता है, तुरंत वैलिडेशन मिलता है. रिलीज इज वेरी वेरी इंस्टेंट. या एंड ये सब जो है ये बहुत ही टाइम ले सकते हैं, इंसान को तोड़ भी देते हैं रिजल्ट आने में. हाँ, इवन सोशल वर्क फॉर दैट मैटर, पीपल हु डू सोशल वर्क, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर देम. देयर आर पीपल जो 20-20 साल से कर रहे हैं, उनको कोई जानता ही नहीं है. वो 20 साल से कोई है जिसने पूरा का पूरा फॉरेस्ट उगा दिया भाई जाके, और हम उनको उनका नाम भी नहीं जानते हैं बिकॉज दे आर नॉट इवन डूइंग इट फॉर वैलिडेशन. उनके लिए जंगल बड़ा हो रहा है इज द वैलिडेशन वर्सेस कि मेरे बढ़ते हुए जंगल को देखकर मीडिया पे स्टोरी हो रही है इज द वैलिडेशन. दैट्स नॉट अ वैलिडेशन फॉर देम, एंड दैट्स व्हाई आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दोस पीपल जो ग्रास रूट्स पे आज भी काम कर रहे हैं. एंड आई मीन व्हाई एम आई ऑन दिस पॉडकास्ट? आई हैव डन not even 1% versus like what people actually are doing on the grassroots. Okay, so do you think कि not getting married in 30 should be normalized now? I mean there's so much pressure. I don't think a lot about marriages in general, but I think see again marriages is something कि मतलब मैं ना अपनी खुद की टाइमलाइन पे चलती हूँ. ठीक है, मैं इसीलिए शादी नहीं करूंगी क्योंकि सब शादी कर रहे हैं, क्योंकि 30 इज द राइट एज टू गेट मैरिड और 20 इज द राइट एज टू गेट मैरिड. मैं शादी करूंगी जिस दिन मेरा मन करेगा या जिस दिन मेरे लिए सब सही होगा, या नहीं भी करूंगी, हो सकता है ना भी करूं. ठीक है, सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल लाइक दैट. आई थिंक ये भी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, और ये मैं बहुत जोकिंगली बोलती हूँ कि अब ये धीरे धीरे मुझे लगता है कि MLM स्कीम की तरह है कि मैंने किए तो तुम भी करो, या ये कर रहा है तो तुम भी करो. सबकी शादी हो रही है, सबका प्रेशर है कि नहीं इस उम्र में तो हो ही जानी चाहिए. और इतने लॉजिक्स आ जाएंगे उसके अंदर कि आपका बायोलॉजी और बायोलॉजिकल क्लॉक एंड दिस क्लॉक एंड दैट क्लॉक इज टिकिंग एंड योर फाइनेंशियल क्लॉक इज टिकिंग. इतने इसमें घड़ियां हम लगा देते हैं टाइम जोन्स लगा के. तो आई थिंक लोगों को इस चीज से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए. मतलब शादी इज नॉट अ माइलस्टोन, इट्स नॉट अ गोल ऑफ लाइफ, राइट? लाइक आई वाज नॉट बोर्न टू गेट मैरिड, आई वाज बोर्न टू डू समथिंग बिगर. मैरिज इज it just happens on the side, right? Like you don't actively go and say कि नहीं मेरे को तो शादी करनी है. That's not your life purpose. Your life purpose is probably like just giving like 1 lakh jobs to people. Like that's your life purpose. Shadi happens if it happens. Shadi if it doesn't happen, doesn't happen. And purpose should be कि getting married with the right person, not right age या ये कुछ नहीं होता. Absolutely, right age भी कुछ नहीं होता. Right person, right time, right frame of mind, right everything. And what is it even then? Like it's still like a legal, because you're getting into a legal contract with somebody, right? More than anything else, like नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, कर भी लोगे तो भी अच्छी बात है. But don't do it and don't feel कि मैं कुछ पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ कि अगर मेरी शादी नहीं हुई अभी तक तो मेरे सारे दोस्तों की होगी, मेरी क्यों नहीं हुई. हाँ, मतलब आप जितना भी भागोगे उसके पीछे, और ये तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आप जिस चीज के पीछे जितना ज्यादा भागते हो वो उतना आपसे दूर भागती है. सो don't make marriage or anything like a priority of your life. Like there are, just find a better purpose, for the lack of better words. Find a purpose in life and all of those things. शादी, फ्रेंडशिप्स, ये सारी चीजें ओवर द टाइम आपको कोई मिल जाता है तो आप कर लेते हो. अगर दोस्ती भी हमको ऐसे थोड़ी होता है कि बचपन से बैठे कि नहीं मेरे को दोस्त बनाना है इस उम्र तक जाके. नहीं ना, दोस्त मिलते हैं और बन जाते हैं. तो वैसी शादी होनी होती है तो हो जाती है, टूटनी होती है तो टूट जाती है. ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट लेग ऑफ आवर पॉडकास्ट. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कोई स्टिग्मा है या ऐसा कोई टैबू है, कोई ऐसा स्टेरियोटाइप है जो आपने झेला हो और आप चाहते हो कि यार ये नहीं होना चाहिए, क्यों है ऐसा कुछ जो आप शेयर करना चाहते हो? तो मुझे लगता है कि आई थिंक हम स्टिग्मा में, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल आई सी जिनका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इज बाय द बॉडी रिलेटेड स्टिग्मास दैट आर अराउंड. Like we also spoke, right? And it was a huge concern for you as well. But I think मुझे लगता है ना कि हम हमारे looks को और इन सब चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा seriously ले लेते हैं. मतलब ठीक है यार, मतलब it's just body, like today I am 10 kgs up, like 2 महीने नहीं खाऊंगी, थोड़ा अच्छे से वर्कआउट कर लूंगी, I'll be 10 kgs down. कभी बाल ज़्यादा है, कभी कम है, कभी काले हो रहे हो, कभी टैन हो गया है, कभी गोरे हो रहे हो. We take these things too seriously. We build a stigma in our head. हमारा stigma मुझे तो लगता है कि बहुत सारा internally होता है, बाहर वालों को इतना फर्क नहीं पड़ता है. This is something that I've spoken very much. हमें लगता है कि सब हमारे बारे में सोच रहे हैं, पर हर कोई अपने बारे में ही सोच रहा है. And
it's a good competitive advantage if you use it that, because everybody is just thinking about themselves, you can think about yourself too. Yeah, but we are always occupied कि सब मेरे को ही देख रहे हैं, सब क्या सोचेंगे. किसके पास आज की तारीख में इतना मेंटल बैंडविड्थ है? बट ऐसा नहीं है, जजमेंट्स हैं. ऐसा भी नहीं कि लोग आपके बारे में आपको नहीं देख रहे हैं. ठीक है, आपका ये सोचने का तरीका हो सकता है कि आप अपने बारे में सोचो, लेकिन जजमेंट्स तो हैं. तो जजमेंट भी आप तक आ रहे हैं तब वो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं ना. मतलब अगेन लाइक यू नीड टू ड्रॉ दैट काइंड ऑफ बाउंड्री. लाइक आई वाज टेलिंग अबाउट माय फादर, राइट? जजमेंट्स है पर उनका ऑरा खुद का इतना स्ट्रांग है कि कोई कुछ बोलने से पहले 50 बार सोचेगा. वो पहले फिल्टर हो जाता है. आज मैं काली हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, जो भी हूँ, मुझे बोलने से पहले कोई 10 बार सोचेगा कि इसको बोलूं, क्योंकि मैं बहुत बदतमीज हूँ. अगर मेरा मूड अच्छा है तो आई विल प्ले अलोंग, अगर मूड खराब है तो मैं कहीं भी बेइज्जती कर दूंगी आपकी. तो आई थिंक वी नीड टू स्टिक टू आवरसेल्व्स आल्सो कि मतलब आपने जजमेंट दिया, मैंने नहीं लिया. आई डोंट वांट इट एंड आई डोंट इवन कंसीडर इट वैलिडेटेड. सो आई एम इनवैलिडेटिंग योर जजमेंट, सो इट डजंट इम्पैक्ट मी. तो बट उसके लिए अगेन योर इंटरनल वैलिडेशन मैकेनिज्म हैज टू बी रियली सॉलिड, रियली स्ट्रांग. तो जो बॉडी इमेज की आजकल मतलब जितना ज्यादा इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, डू यू थिंक वो सही है? मतलब वो राइट वे है जिस तरीके से हो रहा है? आई मीन मेरे को थोड़ा सा वो एंगल समझ कभी कभी नहीं आता है. लाइक मतलब ओके, आई थिंक सम पीपल ओवरडू बॉडी पॉजिटिविटी. कि मतलब हाउ इज योर बॉडी साइज योर होल पर्सनालिटी, राइट? लाइक यू कैन, like how you're looking is not going to be like, that's for everyone, right? Like not just body positivity influences for models, for everyone, right? Like how you look or how you, what's your color of your skin, that can't be your entire personality, right? Like your body positivity is कि मैं जैसी हूँ आज, मैं मेरी आँख खराब है, मेरा यहाँ पे धब्बा हो रहा है, जो भी हो रहा है, all of those things together I'm still doing a bigger impact in the world. मैं यहाँ पे आई हूँ तो there is a purpose of me coming on this planet, right? And that is not to be body positive. My purpose is to do something with the body that I have, accepting that body, accepting that today this body is looking like this, tomorrow it will look very different, day after tomorrow it's going to look very different, and one day it's going to die. So body positivity उनको घर वालों को हमको सिखानी चाहिए जो हमसे पहले वाले थे, जो आपको मिलते ही तुरंत आप उनका पहला कमेंट होता है कि तू पतली हो गई है, मोटी हो गई है, अरे कितनी काली हो गई है. उनको बॉडी पॉजिटिविटी सीखने की जरूरत है. सोशल मीडिया पे मुझे रोज नहीं बोलना कि अरे आई एम थिक बट ब्यूटीफुल एंड थिन बट ब्यूटीफुल. I don't think it serves a purpose. So बहुत मज़ा आया मुझे श्रुति आपसे बात करके, and I would love to connect with you future में, और हम ज़रूर मिलेंगे, and then we'll come up with some new topics. And thank you so much for watching. Stay tuned.